क्या ओवैसी का बिहार के मुसलमानों से मोह भंग हो गया है या बिहार के मुसलमानों ने ओवैसी को आईना दिखाया? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे जानने से पहले आप फिर से ये वीडियो गौर से सुनिए। पूरे 5 साल के लिए बीजेपी के, नीतीश की और राजद की बत्ती दूर करना पड़ेगा। क्या करेंगे ना? कई जज्बात में आके हाथ जो नहीं उठा रहे, अगर आप वादा कर रहे हैं बत्ती गुल करेंगे इन लोगों की, तो मैं ढाका की जनता को खुशखबरी दे रहा हूं कि हमने हमारे भाई राणा रंजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। तो अब आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई कि आप राणा रंजीत को यहां से अपना नया विधायक बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। बहादुरगंज से तौसीफ आलम को इंशाअल्लाह बनाएंगे और अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे अपनी विधानसभा से। अब याद रखिए कि एक अख्तरुल ईमान विधानसभा में जाती है, एक अख्तरुल ईमान विधानसभा को जाते हैं, अख्तरुल ईमान को 2 मिनट का टाइम स्पीकर देता है और 2 मिनट में अख्तरुल ईमान सबको परेशान कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगर हम मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो अख्तरुल ईमान का बाजू नहीं बल्कि बिहार के गरीब और मजलूम अवाम का बाजू। तो दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपना पासा फेंक रहे हैं। उन्होंने अपने 2 दिवसीय बिहार दौरे के दौरान पूर्वी चंपारण के ढाका विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राणा रंजीत सिंह का नाम घोषित किया है। 4 मई यानी रविवार को मोतिहारी में आयोजित एक जनसभा में ओवैसी ने यह ऐलान किया और कहा कि इस बार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ ही एनडीए की बत्ती गुल करनी है। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव ने उनके 4 विधायकों को चुराया था, लेकिन इस बार वो 24 विधायक मैदान में लेकर आएंगे। ओवैसी ने यह आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और लालू यादव ने 35 सालों में मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया और बिहार में बीजेपी की मौजूदगी के लिए वो जिम्मेदार है। लेकिन ओवैसी का ढाका सीट से उम्मीदवार उतारने के पीछे की उनकी क्या मंशा है और क्या वजह है, आज भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। राणा रंजीत सिंह जो पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, उनको एआईएमआईएम ने ढाका विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा के पूर्व कार्यकर्ता को एआईएमआईएम से टिकट मिलना एक सवाल खड़ा करता है, जिसका इल्जाम ओवैसी पर लगता आया है, यानी वही कि क्या ओवैसी भाजपा के लिए मुसलमानों का वोट काटने के लिए चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारते हैं। ढाका क्षेत्र से मुस्लिम मतदाताओं के साथ साथ हिंदू मतदाता भी महत्वपूर्ण संख्या में है। राणा रंजीत सिंह की हिंदू पहचान और क्षेत्रीय प्रभाव को देखते हुए एआईएमआईएम ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है ताकि वो हिंदू मतदाताओं के बीच पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ा सके और मुस्लिम मतदाताओं के साथ अपना संतुलन बना सके। ओवैसी विपक्ष को और नीतीश कुमार को हराना चाहते हैं, उनसे बदला लेना चाहते हैं। इसके पीछे भी एक कहानी है। ये बात साल 2020 की है। देश भर में कोरोना की मार झेलने के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। तमाम सियासी दल अपनी अपनी रणनीतियों में जुट गए थे। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होने की जुगत में थे, तो तेजस्वी यादव युवा जोश के साथ सत्ता परिवर्तन की हुंकार भर रहे थे। इन्हीं शोरगुल के बीच एक नई आवाज सीमांचल की फिजाओं में गूंजने लगी, एआईएमआईएम और उनके नेता असदुद्दीन ओवैसी की। ओवैसी की पार्टी पहले ही तेलंगाना में अपने मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे चुनावी सफलताएं देख चुकी थी, लेकिन बिहार में ये उनकी बड़ी सियासी परीक्षा थी, खासकर सीमांचल क्षेत्र में, जहां किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में मुस्लिम आबादी अच्छी खासी है। वहां ओवैसी ने अपना पूरा ध्यान केंद्रित किया था। फिर क्या था, जब चुनावी रण शुरू हुआ तो ओवैसी ने 14 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिनमें से अधिकतर सीमांचल के इलाके से थे, जहां पार्टी ने स्थानीय मुद्दों यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढ़ और बेरोजगारी को केंद्र में रखकर प्रचार किया। वोटिंग पूरी हुई, नतीजे सामने आए। नतीजों ने बिहार की राजनीति को चौंका दिया। एआईएमआईएम ने 14 में से 5 सीटें जीत ली थी। किशनगंज, अमौर, कोचाधाम, जोकीहाट और बहादुरगंज
ये कामयाबी न सिर्फ पार्टी के लिए एक बड़ी जीत थी, बल्कि उन्होंने महागठबंधन की सरकार भी नहीं बनने दी। इस चुनावी रिजल्ट के बाद राजद और कांग्रेस के गठबंधन को मुस्लिम वोटों के बंटवारे का सामना करना पड़ा, जिससे उनकी सीटों की संख्या भी प्रभावित हुई और इसके परिणाम स्वरूप राजद को सत्ता में आने में कठिनाई हुई, या फिर यूं कहें कि सत्ता में आती आती रह गई। हालांकि बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायक राजद में शामिल हो गए, जिससे राजद सबसे बड़ी पार्टी बन गई। यहाँ ये पूरी कहानी सिर्फ एक चुनावी जीत या हार की नहीं है, बल्कि ये उस बदलती सियासत की कहानी है जहां अल्पसंख्यक समुदाय अपनी अलग पहचान और नेतृत्व चाहता था। ओवैसी ने सीमांचल में जो बीज बोया था, वो बिहार की राजनीति की नई दिशा तय करने लगा था। अब सबकी निगाहें 2025 के बिहार चुनाव पर है, जहां ओवैसी ने इस बार चाल अलग चली है और हिंदू प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। यही वजह है कि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार में ओवैसी का मुसलमानों से मोह भंग हो चुका है, या मुसलमानों ने उन्हें आईना दिखा दिया है। यही वजह है कि इस बार चुनावी रण में वो हिंदू उम्मीदवार की आजमाइश करना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा और राणा रणजीत सिंह को ढाका से उम्मीदवार बनाना एआईएमआईएम की नई रणनीति का हिस्सा है। पार्टी का उद्देश्य मुस्लिम और हिंदू मतदाताओं के बीच संतुलन बनाने से ज्यादा महागठबंधन के वोटों में सेंधमारी करने जैसा दिखता है, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में प्रभावी प्रदर्शन किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा सीट हासिल किया जा सके और खुद को सत्ता की चाबी के रूप में पेश किया जा सके। पिछले चुनावों में जो चूक रह गई है, इस बार शायद ओवैसी वो चूक नहीं होने देना चाहते हैं। साथ ही 2020 के चुनावों में पार्टी ने राजद के लिए चुनौती पेश की थी और इस बार भी वो सत्ता समीकरणों को प्रभावित करने की योजना बना रहे हैं। अब ऐसे में देखना यह खास होगा कि आने वाले बिहार विधानसभा चुनावों में ओवैसी कितने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे और उनकी ये नई राजनीतिक चाल आगे चलकर क्या रंग लेती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अब आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मैं आपके साथ तनु चतुर्वेदी, कैमरे के उस पार मेरा साथ दे रहे थे, मेरे साथी शिव कुमार। ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।